सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्या करने वाले, हम फटाफट से आपकी जो क्लासेस ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है ना पार्टी बुक का, उसको हम आज फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। क्या नाम है उसका, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो टॉपिक्स है ना आपके चैप्टर के, वो किस तरह से रिलेटेड है, या बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से आपको जो हम रिविजन करने वाले हैं ना, तो इनमें मेन टॉपिक्स क्या है। ठीक है, तो पहले हम वो समझेंगे, देन हम देखेंगे आपका जो अभी लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना 2025 वाला, उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर में से बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पैटर्न हम देखेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे इस चैप्टर का रिवीजन, ठीक है, बहुत अच्छे से, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये जो टॉपिक्स है वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मोटिव है हमारा इस चैप्टर के टॉपिक्स को समझना। तो फटाफट से यहाँ पर टॉपिक्स को समझते हैं सबसे पहले। तो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी क्या होता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ये जो ज्योग्राफी है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें डुअलिज्म देखने को मिलता है, यानी ये जो ज्योग्राफी है वो क्या होती है, डिवाइड होती है इंटू टू फील्ड्स या इंटू टू पार्ट्स। क्या क्या है वो, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या करता है, बेसिकली स्टडी करता है अबाउट द फिजिकल फीचर्स जो पाए जा रहे हैं ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, और वही जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसका क्या है, वो क्या है, ह्यूमन एलिमेंट की मेनली स्टडी करता है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, वो किस तरीके से उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। फाइन। और साथ ही साथ ये जो दोनों ज्योग्राफी है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, डायकोटमी या जो कंट्रास्ट है ना, वो क्या पॉसिबल नहीं है या वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसके बारे में बात करता है, ये नेचर और ह्यूमन एलिमेंट के बारे में बात करता है, और नेचर और ह्यूमन एलिमेंट के बीच में क्या कंट्रास्ट करना सही है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या इनसेपरेबल एलिमेंट है, तो इन्हें क्या हमें साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा। और इनकी स्टडी कौन करता है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसी वजह से ये दोनों ही ज्योग्राफी के बीच में क्या है, कंट्रास्ट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। और इनके बाद क्या होता है, हमें टू कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। क्या क्या है वो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एंड सेकंड क्या है हमारा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इनको समझेंगे हम बाद में। अभी आप सिर्फ टॉपिक्स पे ध्यान दो कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या है, अप्रोचेस देखने को मिलती है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे ना, यहीं से क्या है, अप्रोचेस निकली है। क्या निकली है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यहाँ से क्या निकला है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और सेकंड जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से निकली है अप्रोच पॉसिबिलिज्म। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, ये दोनों ही अप्रोचेस है ना, ये है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। अब इनके बीच का एक रास्ता आया, या एक बीच का एक अप्रोच आया। ठीक है, क्या है वो, हमारा थर्ड अप्रोच, जो हम कह सकते हैं एक मिडिल पाथ है बिटवीन द टू अप्रोचेस। क्या नाम है उसका, न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। किसने दिया, ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको हमें क्या है, अच्छे से आज के हमारे चैप्टर के अंदर अच्छे से कवर करना है या रिवाइज करना है। समझ में आया। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्टार मार्क कर रखे हैं, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्यों है वो अभी आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे कि मैंने क्या कर रखा है, बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं ना। तो इन टॉपिक्स में से बोर्ड के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करा है। ज्योग्राफी में पूछा गया उसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, और ये तीनों अप्रोचेस तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है ना। दो कॉन्सेप्ट आ गए और उनकी अप्रोचेस है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा है ये हमारा थर्ड जो अप्रोच है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, अभी तक हमारे चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया कि कैसे क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हमने देख लिया। नाउ सेकंड स्टेप आता है हमारा क्या करना, जो बोर्ड के हमारे लेटेस्ट बोर्ड के जो क्वेश्चन है ना, उनको क्या करना, एनालाइज करना, जिससे आपको पता चले कि इस चैप्टर में से बोर्ड आखिर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। समझ में आया। तो अगर हम हमारे बोर्ड 2025 के क्वेश्चंस को जैसे हम एकदम रीड करते हैं, ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व के लिए मैं अलग से एक अपना वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर हम सीबीएसई के लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से आपको जो क्वेश्चन आता है ना, तो उनको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जस्ट अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि अभी लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड ने पूछे हैं। सो अगर हम सेट 1 की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क। क्या पूछा गया इसके अंदर, नेचर एंड ह्यूमंस आर इंटीग्रेटली इंटरवाइंड, एनालाइज द स्टेटमेंट, और ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो क्या पूछा गया इसके अंदर, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, जो नेचर और ह्यूमन है ना, वो क्या है, क्वाइट
कि हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड या इंसेपरेबल एलिमेंट है, तो उनके बारे में पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें एनालाइज करना है और उसके सपोर्ट में हमें क्या करना है, हमारे व्यूज देने हैं। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट पूछा गया है कि यहाँ पर भी क्या करना है, हमें स्टेटमेंट दे दिया गया एनसीईआरटी में से उठा के, और उसका क्या करना है, हमें एनालाइज करना है कि नेचर ने क्या करा है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब या यूटिलाइज किसने करा है, ह्यूमन बींग्स ने करा है। यानी आपको जो कॉन्सेप्ट है ना पॉसिबिलिज्म वाला, वहाँ से एनसीईआरटी में से ये जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, उठाया गया है और आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। समझ में आया? नाउ सेकंड है हमारा सेट 2 और सेट 3। इसमें क्या पूछा गया है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो मल्टीपल चॉइस में आया है, ठीक है, विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क, है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर 3 पूछे गए हैं आपके सेट 2 और सेट 3 के अंदर। क्या क्या है वो, जैसे हम अभी क्वेश्चन रीड करूंगी मैं आपको, और अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इनके आंसर क्या क्या है। सो अभी जस्ट मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगी, जस्ट अभी क्वेश्चन रीड करूंगी जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, और ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। सेकंड क्या पूछा गया है, आपको डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है ना, डेफिनेशन दे रखी है आपको और आपको बताना है कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है। मैंने पहले भी चैप्टर की वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि आपको सीबीएसई क्या कर सकता है, आपको स्टेटमेंट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये जो डेफिनेशन है ना वो किस ज्योग्राफर ने दी है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। क्या बोला है यहाँ पर, आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है ना वो किसने दी है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, कौन सी डेफिनेशन दी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज गिवन बाय, फिर आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर क्या करा गया है, जो पूछा गया है हमसे कि यहाँ पर आपको बता रखा है कोर कंसर्न, तो आपको बताना है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, उसका कोर कंसर्न क्या है, यानी मेनली वो किसके बारे में बात करता है या किस पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है, वो हमें बताना है। तो बच्चों अभी हम रिवाइज करेंगे इसको, और ये जो क्वेश्चन है इनको मैं आपको ज़रूर से कराऊंगी, मे भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके जो सीबीएसई बोर्ड के जो लास्ट 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना वो सब मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप साथ में कनेक्टेड रहें। अभी हम चलते हैं हमारे रिवीजन के ऊपर जो हम मेन करने आए हैं। ओके, सो नाउ हम फाइनली करते हैं हमारे चैप्टर का रिविजन। चैप्टर हमने देख लिया, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरह से वो कनेक्टेड है, वो समझ में आ गया। अब हम रिविजन करेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो रिवाइज करते हैं। टॉपिक नंबर 1 क्या है हमारे पास, ज्योग्राफी। ओके, अब ये जो टर्म ज्योग्राफी है ना वो क्या है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। और जब हम इन दोनों को ही मिलाते हैं तो क्या बनता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, सो ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्राइबिंग एंड स्टडिंग द अर्थ, इट्स लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा एंड हाउ ह्यूमन्स इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, डिस्क्राइबिंग एंड स्टडिंग द अर्थ, यानी अर्थ को डिस्क्राइब करना और अर्थ की स्टडी करना। क्या करना है यहाँ पर, उसके लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज की स्टडी करना, और साथ ही साथ उसके ऊपर कौन रह रहे हैं, ह्यूमंस। तो वो जो ह्यूमंस है ना उनकी भी स्टडी करना, और साथ ही साथ वो जो ह्यूमंस है ना वो उनके जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उनके साथ किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उन सभी की स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो किससे बना है ये, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। कौन कौन सा है वो, जियो और ग्राफोस, और इन दोनों को मिलाते तो क्या बनता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। समझ में आया? नाउ ज्योग्राफी क्या है, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, इंटीग्रेटिव क्यों है ये, क्योंकि इसका क्या होता है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना उनके साथ क्या देखा जाता है, इसका इंटीग्रेशन देखा जाता है या इंटरफेस देखा जाता है। तो इसी वजह से ये क्या बन जाता है, इफेक्टिव और एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ स्टडी बन जाता है। क्या बन जाता है, इफेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ स्टडी बन जाता है। यानी देखो अब इतने सारे सब्जेक्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा या ब्रॉड हो जाएगा। तो क्या बन जाता है, ये इफेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ स्टडी बन जाता है। नाउ सेकंड है हमारा एम्पिरिकल, यानी जो ज्योग्राफी है वो क्या है, एम्पिरिकल भी है। क्यों है, क्योंकि इसका क्या होता है, ऑब्जर्व डेटा होता है, यानी जितना भी इसका जो डेटा है ना वो क्या है, ऑब्जर्व करके लिया जाता है। सो हियर बाय ज्योग्राफी का क्या होता है, एम्पिरिकल डेटा होता है, यानी ये क्या है, एम्पिरिकल सब्जेक्ट है और ऑब्जर्व करके लिया गया है। दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है, प्रैक्टिकल भी है, यानी इसकी ये जो डेटा है ना इसकी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है, क्योंकि क्या ऑब्जर्व करके लिया गया है, यानी रियल में वो चीज़ हो रही होगी तभी तो उसको ऑब्जर्व करके लिया गया है ना। तो इसी वजह से इसकी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है। सो ये जो डेटा है ना वो बेस होता है ऑन फैक्चुअल एंड अप्लाइड फैक्ट्स, जिन्हें क्या हम हमारा जो रियल लाइफ है ना उसमें भी अप्लाइड होता हुआ देख सकते हैं। सो ज्योग्राफी क्या है, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्लियर है? नाउ हमने क्या देखा था हमारे ओवरव्यू के अंदर कि ज्योग्राफी के बाद क्या देखने को मिलता है हमें इसके अंदर, डुअलिज्म। डुअल का मतलब 2, यानी ज्योग्राफी क्या होती है, डिवाइड होती है इनटू 2 फील्ड्स या इनटू
टू पार्ट्स। क्या क्या है वो? फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो स्टडी करता है अबाउट द फिजिकल फीचर्स जो पाए जा रहे हैं ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी वो क्या करता है, जो मेन फीचर्स है या जो ह्यूमन फीचर्स है ना उनकी स्टडी करता है जो पाए जा रहे हैं ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब क्या यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स है उनकी स्टडी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम एक्चुअली में स्टडी करेंगे अबाउट माउंटेन, प्लेन्स, वैली, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी इन सभी की स्टडी हम करेंगे अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ सेकंड आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर क्या हमने देखा कि हम मैनमेड फीचर की स्टडी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन की स्टडी, टाइप ऑफ सेटलमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, नाउ अब हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना उसका मेन फोकस किस पे होता है, ओनली ऑन स्टडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात करी जाती है या स्टडी करा जाता है अबाउट द फिजिकल नेचर या अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, बट ये जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है ना इसका ग्रेटर फोकस होता है ऑन स्टडिंग द ह्यूमन एनवायरनमेंट एक्टिविटीज एंड देयर रिलेशन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी ये जो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना यहाँ पर स्ट्रिक्टली बात करी जाती है अबाउट द नेचुरल एलिमेंट या अबाउट द नेचुरल फीचर्स, ठीक है। बट यहाँ पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो ह्यूमन एलिमेंट है ना जो पाए जा रहे हैं या रह रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो वो उनका जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है ना उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी देखा जाता है अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ में आया? तो इसी वजह से इसका क्या होता है कंपैरेटिवली टू दिस वन, इसका क्या होता है वाइडर स्कोप होता है। ओके, समझ में आया? नाउ हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी और हमारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी ना इन दोनों ही ज्योग्राफी के बीच में डायकोटमी या हम कह सकते हैं डिफरेंस या कंट्रास्ट पॉसिबल या वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट, हेंस दे आर टू बी सीन एज कॉम्प्रहेंसिवली। क्या बोला गया इसके अंदर कि इन दोनों ही ज्योग्राफी के बीच में क्या है डायकोटमी या जो कंट्रास्ट है वो क्या वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन और जो नेचर है ना वो क्या इनसेपरेबल एलिमेंट है और इन्हें क्या हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें क्या हमें साथ में रख के या कह सकते हैं हम इन कॉम्प्रहेंसिव में ना इन्हें क्या हमें स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आया? और ये दोनों ही एलिमेंट की स्टडी कौन करता है? ये दोनों ज्योग्राफी। सो हियर बाय ये दोनों ही ज्योग्राफी क्या है हम अलग नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस या कंट्रास्ट नहीं कर सकते। कि अगर क्या हमें फिजिकल फीचर की स्टडी करनी है स्ट्रिक्टली तो हम क्या पढ़ेंगे हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी, और वही अगर हमें क्या करना है अगर जानना है अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट जो पाए जा रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों का स्टडी करना हमें जरूरी है क्योंकि इन दोनों की जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या आता है ह्यूमन और नेचर, और दोनों क्या सेपरेबल एलिमेंट है। सो हियर बाय इन दोनों ही ज्योग्राफी के बीच में क्या है कंट्रास्ट पॉसिबल या वैलिड नहीं है। क्लियर है? नाउ सेकंड हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। जो आपका चैप्टर है ना यहाँ से हम एक्चुअल में उसकी बात करेंगे। क्या देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है। और मैंने बता भी रखा है कि जब भी आप जो है ना क्वेश्चन के अगर आपके पास आता है इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन तो आप स्टार्टिंग किससे करोगे? डेफिनेशन से करोगे। जिससे क्या होगा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी क्या उसको डिफाइन करो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको ये वाली डेफिनेशन मेंशन करनी है। कोई से भी एक आप कर सकते हो कि आपने विद इन इन्वर्टेड कॉमा वो डेफिनेशन कोट कर दी वहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कर दिया ज्योग्राफर का नाम मेंशन कर दिया। देन आप क्या करोगे ये जो हमने बताया ना मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट के अंदर इसके बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में वो आप बाद में लिख सकते हो। बस सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर आपके आंसर के अंदर डेफिनेशन, उससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। और ये डेफिनेशन किसने दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की? तो वो दी है रेटजल ने। ओके, और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे सामा कर रखा है क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में क्या एक ब्लॉग बना के दे रखा है आपको 3 डेफिनेशन, उनमें से ये जो ऊपर की जो 2 है ना डेफिनेशन ये क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको याद हो कि ये डेफिनेशन किसने दी है। सो क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सिंथेटिक स्टडी वाली डेफिनेशन है ना वो किसने दी है? रेटजल ने दी है। समझ में आया? नाउ सेकेंड हमारी है डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डायनेमिक डेफिनेशन है ना वो किसने दी है? एलएनसी सैंपल ने दी है। किसने दी है? एलएनसी सैंपल ने दी है। समझ में आया? नाउ अब इसको याद कैसे करेंगे? सो मैंने क्या अपनी क्लास 12 के अंदर सिनरा करके याद कर रखा था, यानी सिंथेटिक का सिन और रेटजल का रा, यानी सिनरा करके मैंने याद कर रखा था। जिससे क्या अगर सिंथेटिक डेफिनेशन पूछे गई है कि सिंथेटिक डेफिनेशन किसने दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की तो वो दी है रेटजल ने। और साथ ही साथ सेकंड डेफिनेशन को आप कैसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? चेंजिंग। और चेंजिंग किससे शुरू हो रहा है? सी से। और कौन से ज्योग्राफर के बीच में नाम सी आ रहा है? तो वो आ रहा है एलएनसी सैंपल। तो मैंने इस तरह से उसको एक ट्रिक लगा के याद कर रखा था जिससे क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप भी इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन है हमारी किसने दी है? पॉल विदाल देला ब्लाशे ने दी है। क्या है वो डेफिनेशन वो भी हम देख लेते हैं, बट ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है।
इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फर्स्ट जो 2 दे रखी है ना वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और पर इसको भी देख लेते हैं एक बार। Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and the relation between the living beings which inhabit it। किसने दी है डेफिनेशन? पॉल विदाल डेला ब्लाशे ने दी है। ठीक है, ना हम देखते हैं हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन हमने देख ली, क्या है वो हमने समझ लिया। ना हम देखेंगे इसका नेचर कैसा है, तो इसका क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर है। कैसा नेचर है? वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर है। क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों है वो? क्योंकि ये क्या है, जितने भी एलिमेंट है ना, चाहे वो नेचुरल एलिमेंट हो या वो क्या हो, मैन मेड एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट को कौन कवर करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, और ये क्या करता है साथ ही साथ, जो फिजिकल एनवायरमेंट और जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट है ना, जो कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन बींग्स। तो इन दोनों ही एनवायरमेंट के बीच में अ काइंड ऑफ जो इंटर रिलेशनशिप है ना, उनकी स्टडी या उनसे डील कौन करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी हमें बताता है कि किस तरह से जो नेचुरल जो एनवायरमेंट है और साथ ही साथ जो ह्यूमन का जो एनवायरमेंट है ना, जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट हम उसको बोल सकते हैं, तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो उन रिलेशनशिप की स्टडी कौन करता है? हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। जो क्या बनाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का एक वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर बनाता है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो क्या है हमारा? अभी हमने देखा कि हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी इसका क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर है। समझ में आया? पर अगर हम इसे सब्जेक्ट मैटर के तौर पर देखें ना, तो इसका क्या है? हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। यानी बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना, उनके साथ क्या है? इसका डायरेक्टली हमें क्या देखने को मिलता है? इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इसका क्या है? इसी वजह से क्या बोला जाता है इसका? ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है? अगर हम सब्जेक्ट मैटर में बात करें तो इसका क्या है? हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। क्यों है? कि इसका क्या है? क्लोज लिंकेजेस देखा जाता है विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेस। और साथ ही साथ सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, आपको आपका जो आंसर है उसे क्या आपको एग्जाम्पल के साथ भी क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह से आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके या हो सकता है उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको क्या करना है? साथ में एग्जाम्पल भी देना है, अगर आपके पास फील्ड्स एंड सबफील्ड्स के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो क्या बोलोगे आप कि इसका हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। क्यों है? क्योंकि इसका क्या क्लोज लिंकेजेस देखा जाता है विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेस। कैसे देखा जाता है कि क्या हमारे पास सोशल ज्योग्राफी, पर इसका क्या इंटरफेस देखा जाता है विद द सोशियोलॉजी ऑल्सो, विच इज बेसिकली द सोशल साइंस डिसिप्लिन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसका इंटरफेस देखा जाता है विद द पॉलिटिकल साइंस। ओके, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसका इंटरफेस देखा जाता है विद द डेमोग्राफी ऑल्सो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का देखा जाता है विद इकोनॉमिक्स, एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का देखा जाता है विद हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ऐसे ही चलता रहेगा। बट कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो ज्योग्राफी है ना, उसका जो नेचुरल और जो सोशल साइंस के डिसिप्लिन है ना, उनके साथ क्या इसका इंटरफेस देखा जाता है या क्लोज लिंकेजेस देखा जाता है, जो क्या बनाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर बनाता है। समझ में आया? और फटाफट से हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पोरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी विद द टाइम हमें क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अप्रोचेस है ना, उनमें क्या हमें चेंजेस देखने को मिला है, या क्या हमें उसमें एवोल्यूशन देखने को मिला है। अब कैसे देखने को मिला है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें टोटल इसके अंदर 6 पीरियड देखने को मिले। कितने पीरियड देखने को मिले? 6 पीरियड देखने को मिले हैं। क्या क्या है वो? अर्ली कॉलोनियल पीरियड, देन लेटर कॉलोनियल पीरियड, देन 1930s टू द इंटरवॉर पीरियड, देन लेट 1950s टू लेट 1960s, देन 1970s, देन 1990s। तो ये क्या है? सारे हमारे जो है ना टेम्पोरल एवोल्यूशन हमें देखने को मिला ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो उनके क्या है? ये पीरियड्स है। कितने पीरियड है? 6 पीरियड है। कितने हैं? 6। फाइन। और नीचे क्या इसका दे रखी है हमारी यहाँ पर अप्रोचेस। ओके, कि कौन कौन से पीरियड के अंदर उस समय कौन कौन सी ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोचेस थी। फाइन। तो फर्स्ट पीरियड अगर हम देखते हैं वो कौन सा है? हमारा अर्ली कॉलोनियल पीरियड। और इस समय ह्यूमन ज्योग्राफी की कौन सी अप्रोच थी? तो वो थी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देन हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड पीरियड कौन सा आता है? लेटर कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल पीरियड के बाद का वाला पीरियड। ये क्या हमारे कॉलोनियल पीरियड के पहले वाला पीरियड, और ये क्या हमारे कॉलोनियल पीरियड जो था ना उसके बाद वाला पीरियड। इसमें क्या करा गया? रीजन को एनालाइज करा गया, यानी रीजनल एनालिसिस पे क्या यहाँ पर फोकस करा गया या एम्फेसिस करा गया। यानी एक कह सकते हैं ना डीप तरह से उसको देखा गया कि रीजन में क्या क्या उसकी जो है स्पेशलिटी है, या उसका एक डीप एनालिसिस क्या है इस पीरियड के अंदर करा गया। नाउ नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा 1930s टू द इंटरवॉर पीरियड। ओके, और यहाँ पर क्या करा गया? एरियल डिफरेंशिएशन। और क्यों करा गया? क्योंकि वॉर वाला पीरियड था, और यहाँ पर स्पेशलिटी देखी जा रही थी कि किस किस एरिया की क्या क्या स्पेशलिटी है, या क्या क्या है ना डिफरेंसेस बिटवीन द एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको देखा जा रहा था। यानी जो एरियाज है ना, तो उनमें डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को इस पीरियड के अंदर देखा जा रहा था। यानी एरिया वाइज डिफरेंसेस देखे जाते हैं, तो उन्हें देखा जा रहा था अंदर दिस पीरियड। हमारा नेक्स्ट पीरियड आता है लेट 1950s टू लेट 1960s। ओके, जो कि हमारा पीरियड 4 थे। और इस पीरियड का एक और क्या नाम है? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्या नाम है? क्वांटिटेटिव
रेवोल्यूशन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस पीरियड का एक और क्या नाम था, तो वो क्या था, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ओके, कीप इन माइंड। और इस पीरियड के अंदर अप्रोच कौन सी थी, तो वो थी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या करा जा रहा था, जो स्पेस है ना उसको क्या ऑर्गेनाइज करा जा रहा था, यानी यहाँ पर क्या मैपेबल पैटर्न्स या मैप वगैरह है ना यहाँ पर रेडी करे जा रहे थे स्पेस वाइज। फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा 1970s, जो कि क्या हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का 5th पीरियड है। कौन सा है, 1970s। यहाँ पर क्या देखा गया, हमें इमर्जेंस देखा गया ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब स्कूल ऑफ थॉट, इसमें स्कूल वो नहीं है जिसमें आप जाते हो, वो नहीं है, यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात करी गई है, यानी आइडियोलॉजी के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, हमें 3 स्कूल ऑफ थॉट का इमर्जेंस देखने को मिला ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन कौन से है वो, ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। कौन से ईयर में, इन द ईयर 1970s। क्या करा जाएगा यहाँ पर, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया कि ये जो स्कूल्स है ना ह्यूमन ज्योग्राफी के, इनका कब हमें क्या है इमर्जेंस देखने को मिला, कौन सा ईयर था वो, 1970s। ओके, कीप इन माइंड। नाउ लास्ट हमारा पीरियड आता है 1990s, जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है लास्ट पीरियड है, विच इज द पीरियड 6। उस समय अप्रोच कौन सी थी, तो वो थी पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। और मैं आपको बता दूं कि इस टेम्पोरल एवोल्यूशन में से जो बीच की 4 अप्रोचेस आपको दिख रही है ना, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको किस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप करते हुए दे सकते हैं। तो इन 4 अप्रोचेस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन सी, ये बीच की 4 दे रखी है ना, वो 2nd, 3rd, 4th, 5th। फाइन। और बच्चों यही बोलना चाहूँगी कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने में, आपको अच्छे से समझाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमें क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मेजरली क्या है, अभी एज ऑफ नाउ हमें क्या है 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी यहाँ पर बड़ा टर्म क्या है, नेचर वाला, तो यहाँ पर चलेगी किसकी, नेचर की, यानी यहाँ पर कौन डिटरमाइन करेगा, नेचर। और यहाँ पर बड़ा टर्म क्या है, ह्यूमनाइजेशन, यानी ह्यूमन वाला टर्म है ना, तो यहाँ पर डिटरमाइन कौन करेगा, ह्यूमन, यानी किसकी चलेगी, यहाँ पर ह्यूमन की चलेगी, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ पर क्या किसकी चलेगी, नेचर की चलेगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या हम एक्चुअली कब की बात कर रहे हैं, जब क्या है हमारी जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी ना, या जब एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी थी ना, उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है जो ह्यूमंस है ना, उनको क्या है नेचर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो क्या है यहाँ पर प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिनको क्या है नेचर का कोई भी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं था। और यहाँ पर क्या थी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर थी। और यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है मदर नेचर, यानी मदर होती है ना सबका केयर करने वाली। तो यहाँ पर सिमिलरली ये जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी है ना, जिन्हें क्या कुछ भी नॉलेज नहीं था अबाउट द नेचर लॉस और फिजिकल लॉस, तो उनका ध्यान कौन रख रहा था यहाँ पर, फिजिकल नेचर या मदर नेचर। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है, टर्म मदर नेचर, यानी उस समय इनको कोई नॉलेज नहीं था, तो उनका केयर कौन कर रहा था, या पूरा उनका है ना एक्शन डिटरमाइन कौन कर रहा था, या उनका देख रेख कौन कर रहा था, मदर नेचर या फिजिकल एनवायरमेंट या फिजिकल नेचर। समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। अब यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन्स थे उनको कोई भी नॉलेज नहीं था, तो टेक्नोलॉजी तो डेवलप ही नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे, नेचर के साथ क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे, या डायरेक्टली उनके साथ क्या थी, उनकी इंटरेक्शन थी या डिपेंडेंस थी ऑन फिजिकल नेचर। तो क्या है यहाँ पर, विदाउट टेक्नोलॉजी जो क्या है ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे विद द फिजिकल एनवायरमेंट या विद द फिजिकल नेचर। नाउ हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पर बड़ा टर्म कौन है, ह्यूमनाइजेशन, यानी चलेगी किसकी, यहाँ पर ह्यूमंस की चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, सोशली एंड कल्चरली डेवलप ह्यूमन सोसाइटीज, यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज बाय ह्यूमंस प्रोवाइडेड बाय नेचर। यानी यहाँ पर क्या है, हम इनके रिलेटिवली क्या रहते रहते क्या हुआ, ह्यूमन को क्या हो गया, जो नेचर लॉ से उनकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या करा, जो टेक्नोलॉजी है ना उसे डेवलप करना शुरू करा। और जब वो डेवलप हुई तो उसके साथ क्या करा, उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया विद द नेचर। और वो जो अपॉर्चुनिटीज जो नेचर प्रोवाइड करी उसे क्या करना शुरू कर दिया, ग्रैब करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। और यहाँ पर क्या डेवलप हो गई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ के कंपेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमंस ने क्या करी है, उनकी जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कैसे डेवलप करी, उन्होंने उनको अंडरस्टैंडिंग हो चुका था अबाउट द नेचुरल लॉस या अबाउट द फिजिकल लॉस, उसे क्या करी उन्होंने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। और उसकी वजह से अब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली नहीं कर रहे जिससे पहले हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो क्या कर रहे हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन देखा जा रहा है ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर या ऑन फिजिकल एनवायरमेंट। फाइन। अब देखो, अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यहाँ पर था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और यहाँ पर क्या था, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। समझ में आ गया, इतना हमने क्लियर कर लिया। नाउ अब ये 2 कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से क्या है 2 अप्रोचेस निकली है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से निकली है
फर्स्ट अप्रोच कौन सी निकली, वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो मेजर टर्म क्या थी, यहाँ पर नेचुरलाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या है, किसकी चलेगी, नेचर की चलेगी। और नेचर की चलेगी मतलब क्या, यानी यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा हर चीज़ को, कि ह्यूमंस क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो उन सबको कौन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पर नेचर। तो इसी वजह से यहाँ पर अप्रोच कौन सी निकल गई, अप्रोच नंबर 1 एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर जो बड़ी वाली टर्म कौन सी थी, यहाँ पर ह्यूमनाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या चलेगी, किसकी, ह्यूमंस की। और उसी से करते ह्यूमन ने क्या करा, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना शुरू कर दी ना, आउट ऑफ द रिसोर्सेज या आउट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ जो कहाँ से मिली है, फ्रॉम द नेचर। तो यहाँ से अप्रोच कौन सी निकल के आई, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। अब इनको समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी अप्रोच नंबर 1, क्या है वो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी यहाँ पर क्या करेगा, एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा हर ह्यूमन के एक्शन को। तो वही बात इसके अंदर बोला गया है। और क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर हम बात करें अबाउट द प्रिमिटिव स्टेज, जहाँ पर क्या है, मेन क्या है, नेचर की हर बात को समझा था, उससे डरता था, ठीक है, और उसके साथ उसकी वर्शिप करता था, उसे कंजर्व करता था, और उसके साथ कंप्लीट हार्मनी में रहता था, यानी हर चीज़ वो करता था एज पर द नेचर। तो यहाँ पर क्या है, नेचर क्या है, हर चीज़ को डिसाइड करता था, ओके। तो यहाँ पर क्या है, चल किसकी रही है, नेचर की चल रही है, या डिटरमाइन कौन कर रहा है यहाँ पर, नेचर या एनवायरमेंट। फाइन। नाउ हमारा नेक्स्ट अप्रोच आता है पॉसिबिलिज्म, किससे निकला है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पर किसकी चल रही है, ह्यूमंस की चल रही है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर, ह्यूमन अपने हिसाब से चलाएंगे नेचर को। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो नेचर ने क्या करा है, ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है, पहले भी करी थी, बट ह्यूमन उस समय इतना उनको नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने क्या है, उससे क्या है, कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप नहीं करी थी। पर रहते रहते क्या हुआ, ह्यूमन को नॉलेज हो गया अबाउट द नेचुरल लॉस या अबाउट द फिजिकल लॉस, तो उन्होंने क्या करी, उससे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करी है। तो वही इसके अंदर बताया गया है कि क्या बोला गया है कि सोशली एंड कल्चरली डेवलप ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड फर्दर पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड वर नो लॉन्गर लिमिटेड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस वाज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब क्या हुआ, ऐसा करते करते क्या हुआ, जो हमें क्या है, इसके अंदर चेंज देखने को मिला, फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, कि यहाँ पर क्या था, हम क्या है, बिल्कुल अपनी बेसिक नीड के लिए भी किस पे डिपेंड करते थे, ऑन द नेचर। किस पे करते थे, ऑन द नेचर। तो ये क्या थी हमारी स्टेट ऑफ नेसेसिटी। बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम धीरे धीरे क्या कर गए, हम मूव कर गए या शिफ्ट कर गए टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो क्या है, ये क्या है, पीरियड ऑफ चेंज है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। समझ में आया। नाउ अभी हमने हमारा जो हमने ओवरव्यू देखा था ना अभी चैप्टर का, उसके अंदर हमने देखा भी था कि इन दोनों ही अप्रोच को मिला के अब क्या आती है हमारी थर्ड अप्रोच। कौन सी, वो हमारी न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, विच इज़ बेसिकली द बैलेंस अप्रोच, कि वो क्या दोनों को बैलेंस करती है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को और पॉसिबिलिज्म को। यानी पूरा ये भी नहीं करना है, पूरा ये भी नहीं करना है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना है, यानी बीच का रास्ता देखेंगे कि अब क्या करना है। तो ये क्या है, बेसिकली एक बैलेंस अप्रोच है, जो क्या है हमें बताती है अबाउट द मिडिल पाथ और अबाउट द मध्यम मार्ग बिटवीन द टू अप्रोचेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो अगर हम बात करें हमारे इस कॉन्सेप्ट की न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की, तो ये कॉन्सेप्ट दिया जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया, जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर, ओके। और ये क्या बेसिकली मिडिल पाथ है बिटवीन द टू आइडियाज और टू अप्रोचेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। यानी ये क्या हमारे टू आइडियाज या जो हमारे टू अप्रोचेस है ना, उनके बीच का रास्ता किसने निकाला, ग्रिफिथ टेलर ने निकाला। क्या क्या उन्होंने, ये जो अप्रोच है ना थर्ड वाली, वो उन्होंने दी। क्या नाम है उसका, न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ना, ये क्या है हमारी एब्सोल्यूट नेसेसिटी की सिचुएशन है या कंडीशन है, यानी यहाँ पर क्या हम बिल्कुल डिपेंड करते थे ऑन द नेचर। और पॉसिबिलिज्म ये क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम की सिचुएशन है, जहाँ पर क्या हम बिल्कुल नेचर के बारे में सुन ही नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से अपना पूरा डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और यही बात के ऊपर कंसर्न बताया है ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। उसको हम अभी आगे देखेंगे। एज ऑफ नाउ ये जो हमारा जो अप्रोच है या हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो लेके आए कौन, ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने बोला कि ये क्या बेसिकली मिडिल पाथ है या कह सकते हैं मध्यम मार्ग है बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। यानी बिल्कुल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सिचुएशन भी नहीं है और पॉसिबिलिज्म का भी सिचुएशन नहीं है कि हम बिल्कुल उससे डर के रह रहे हैं नेचर से, वो भी नहीं है, और बिल्कुल हम उसके बारे में सुन ही नहीं रहे या उसके बारे में कोई कंसर्न रख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस हमें क्या करना है, अ काइंड ऑफ बैलेंस बनाकर चलना है बिटवीन द टू, ओके। और क्या बोला गया इसके अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर, ही डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक लाइट सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल लाइट। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किस पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट। कि ये क्या है, अगर उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो इलस्ट्रेट करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल भी तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या है, किसका एग्जांपल दिया है या किस बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो वो है ट्रैफिक सिग्नल लाइट। क्यों दिया है,
कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या होता है, 3 लाइट होती है, रेड, येलो, ग्रीन, या रेड, एम्बर और ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप हो जाओ, एम्बर का मतलब क्या है, रेडी हो जाओ, ओके, और ग्रीन का मतलब क्या है, अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो आप आगे बढ़ो। तो वही बात उन्होंने बोला है कि क्या बोला गया इसके अंदर कि सिमिलरली अगर हम कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं या कोई डेवलपमेंट करते हैं ना, तो नेचर भी क्या करती है, हमें सिग्नल देती है। और अगर हमें रेड सिग्नल दे रही है ना कि बिल्कुल अगर आगे इससे अगर हम गए तो हमें क्या है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो आप रुक जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी जो नेचर है वो क्या, अगर हमें ग्रीन सिग्नल दे रखी है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसके ऊपर बताया है या किसके बेसिस पे हमें बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट। क्या बोला गया इसके अंदर, लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल ह्यूमंस कैन प्रोग्रेस बट मस्ट पोज एंड अडेप्ट टू एनवायरमेंटल कांस्टेंट। यानी अगर कोई भी कांस्टेंट अगर नजर आ रहा है ना तो आप रुक जाओ, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कि अगर हम नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से आप अडेप्ट हो जाओ, और अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, आप आगे बढ़ो। तो ऐसा किसने बोला, ग्रिफिथ टेलर ने बोला। और अगर हम इसे बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे कि हम एनवायरमेंटल के बारे में बिल्कुल सोचें ही ना, रेकलेस हमारा डेवलपमेंट करते जा रहे हैं विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेचर, तो हमें क्या इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कि क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिलेगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आगे इन फ्यूचर अराइज होने वाली है अगर हम इनका कंसर्न नहीं रखेंगे। तो उन्होंने यही बोला था कि आप बिल्कुल उससे बिल्कुल डर के भी नहीं रहो, और बिल्कुल ऐसा भी मत हो जाओ कि आप डेवलपमेंट करो पर नेचर के बारे में बिल्कुल सोचो ही ना। आप क्या करो, मध्यम मार्ग को फॉलो करो, यानी जब आपको सिग्नल मिल रहा है जब आगे बढ़ो, और अगर नहीं मिल रहा है तो वही रुक जाओ और उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाओ। ओके, तो ये बोलता है कौन, न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो किसने दिया, जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने दिया। समझ में आया? तो ये था हमारा चैप्टर का क्विक रिविजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में बस ये बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड एज वेल एज विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे हम ऐसे और जो चैप्टर्स कवर करने वाले और इन चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको टाइमली मिल जाए। ओके, सो मिलते हो आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।